सबसे पहले आज के तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। रूस की संसद ने यूक्रेन का हिस्सा रहे डोनेट्स्क और लुहांस्क प्रांत को अलग देश के तौर पर मान्यता देने के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के फैसले को मंजूरी दे दी है। रूस ने कहा है कि यूक्रेन में विद्रोहियों के कब्जे वाले क्षेत्रों को मान्यता देने से शांति बहाल करने में मदद मिलेगी। रूस ने ये भी कहा कि यूक्रेन मुद्दे पर अमेरिका और दूसरे देशों से बातचीत के कूटनीतिक रास्ते खुले हुए हैं। И, как вы знаете, активно работает над укреплением нашего взаимодействия со всеми странами, возникшими, независимыми государствами, возникшими на постсоветском пространстве. वहीं पुतिन की कार्रवाई से नाराज यूक्रेन ने संकेत दिया है कि वो रूस से राजनयिक संबंध तोड़ सकता है। यूक्रेन ने इस मुद्दे पर मशवरे के लिए मॉस्को से अपने शीर्ष राजदूत को वापस बुला लिया है। Зараз хочу вам, до речі, сказати, до мене прийшов запит від Міністерства закордонних справ, щоб я розглянув питання. रूस की कार्रवाई की आलोचना करते हुए ब्रिटेन ने रूस के 5 बैंकों और 3 अमीर उद्योगपतियों पर प्रतिबंध का ऐलान किया है। डोनेट्स्क और लुहांस्क के मुद्दे पर ब्रिटेन ने रूसी राजदूत को भी तलब किया है और अपने नागरिकों को जल्द से जल्द यूक्रेन छोड़ने को कहा है। पूर्वी यूक्रेन में विद्रोहियों के कब्जे वाले डोनेट्स्क और लुहांस्क को अलग देश के तौर पर मान्यता देने के रूस के फैसले पर कई देशों और संगठनों ने नाराजगी जताई है। जर्मनी ने नॉर्थ स्ट्रीम 2 पाइपलाइन पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी है। जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज ने इसे मॉस्को की कार्रवाई के जवाब में उठाया गया कदम बताया। वहीं यूरोपीय संघ और यूरोपीय आयोग के प्रमुख की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि रूस का ये कदम अंतर्राष्ट्रीय कानून के साथ ही मिन्स्क समझौते का भी उल्लंघन है। साथ ही यूरोपीय संघ ने प्रतिबंध लगाने की बात भी कही है ताकि रूस दर्द को महसूस कर सके। नेटो यानी नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है रूस के इस फैसले से यूक्रेन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता कमजोर होगी। साथ ही संघर्ष के समाधान की दिशा में चल रही कोशिशों को झटका लगेगा। यूक्रेन संकट को लेकर दुनिया भर में तनाव के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश के बहराइच में बड़ा बयान दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दुनिया के लिए और पूरी मानवता के लिए भारत को मजबूत होना जरूरी है। साथ ही कहा कि टफ टाइम में टफ लीडर की जरूरत होती है। ऐसे में भारत का ताकतवर होना न सिर्फ भारत के लिए, पूरी मानवता के लिए बहुत जरूरी होता है। यूक्रेन रूस विवाद पर विदेश मंत्रालय ने भी प्रतिक्रिया दी है। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंखला ने कहा कि तनाव कम होना चाहिए। स्टेटमेंट में हमने साफ कह दिया है कि जो स्थिति अभी हम देख रहे हैं उसको डीएस्केलेट करना चाहिए, मतलब जो टेंशन है उसको रिड्यूस करने चाहिए। कर्नाटक के शिमोगा में बजरंग दल के कार्यकर्ता हर्षा की हत्या के मामले में अब तक 6 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस ने बताया कि इस मामले में 12 लोगों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए 6 आरोपियों में 4 हमलावर हैं और 2 उनके मददगार हैं। गिरफ्तार आरोपियों के नाम नदीम, काशिफ, आसिफ खान, रियाज शरीफ, अफान और निहान हैं। पुलिस के मुताबिक हर्षा हत्याकांड में हिजाब विवाद के एंगल से भी जाँच की जा सकती है। member of Bajrang Dal and the hijab issue is behind the murder. If there is any such information, we will be making it part of our investigation. पुलिस ने बताया है कि हर्षा के खिलाफ भी 2 मामले दर्ज थे, जिनमें एक दंगा भड़काने और दूसरा धार्मिक भावनाएं आहत करने का है। दोनों ही मामले 2016-17 के दौरान दर्ज किए गए थे। ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾನೆ ದೊಡ್ಡದು ದೇಶ ಆದಂತ ಎಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಿದಾನೆ ಅಂದಮೇಲೆ ನಾನು ಖುಷಿ ಪಡಲಿಲ್ಲ। इस बीच बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने शिमोगा में हर्षा के घर वालों से मुलाकात की और आरोप लगाया कि हर्षा की हत्या में पीएफआई और एसडीपीआई का हाथ है। This is a Kerala model of terror that organizations like PFI, SDPI, Campus Front of India have exported to Karnataka. हिजाब मामले पर कर्नाटक हाईकोर्ट में कल फिर सुनवाई होगी। आज कर्नाटक सरकार की तरफ से एडवोकेट जनरल प्रभुलिंग नवदगी ने कोर्ट में दलील दी कि हिजाब पहनने पर देश भर में कहीं रोक नहीं है, लेकिन किसी संस्थान के अनुशासन के अनुरूप रोक है। उन्होंने कोर्ट को बताया कि हिजाब को पहनने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत आता है, न कि संविधान के अनुच्छेद 25 के अंतर्गत, जैसा कि याचिकाकर्ता का मानना है। एडवोकेट जनरल ने कहा कि अगर कोई मुस्लिम महिला हिजाब पहनना चाहती है तो कोई रोक नहीं है।
है, पर संस्था के अधीन ये अनुशासन का विषय हो सकता है। एडवोकेट जनरल ने अपनी दलील को हिंदी फिल्म हमराज के गीत ना मुंह छुपा के जियो से खत्म किया। इससे पहले याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट से कहा था कि याचिकाकर्ता छात्राएं चाहती हैं कि उन्हें स्कूल कॉलेज की परीक्षाओं में शामिल होने के लिए हिजाब पहनने की इजाजत दे दी जाए। कोर्ट ने अपनी राय स्पष्ट करते हुए कहा कि इस सप्ताह के भीतर ही वो इस मामले पर अपना निर्णय दे सकती है, बशर्ते मामले से संबंधित सभी पक्ष सहयोग करें। केंद्र सरकार ने प्रतिबंधित खालिस्तानी संगठन सिख फॉर जस्टिस के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने SFJ से जुड़े ऐप्स, वेबसाइट और सोशल मीडिया अकाउंट्स को ब्लॉक करने का आदेश दिया है। SFJ राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव में कानून व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए ऑनलाइन मीडिया का उपयोग करने की साजिश कर रहा था, जिसके बाद सूचना प्रसारण मंत्रालय ने IT नियमों के तहत ये कार्रवाई की है। सिख फॉर जस्टिस किसान आंदोलन समेत कई मुद्दों पर लगातार देश विरोधी और उकसाने वाले वीडियो जारी करता है। यूपी में कल चौथे चरण का मतदान होगा। यूपी के 9 जिलों की 59 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। चौथे चरण में पीलीभीत, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, हरदोई, उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली, बांदा और फतेहपुर जिले में वोट डाले जाएंगे। इन सीटों में लखनऊ, रायबरेली और लखीमपुर खीरी सीट पर सबकी नजर है। चुनाव आयोग ने चौथे चरण के मतदान के लिए पूरी तैयारी कर ली है। होने वाले चतुर्थ चरण के मतदान में 2.13 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। चतुर्थ चरण के निर्वाचन में कुल 59 विधानसभा क्षेत्रों में 624 प्रत्याशी हैं। 2017 में बीजेपी गठबंधन ने 59 सीटों में से 51 सीटें जीती थीं, जबकि समाजवादी पार्टी 4, कांग्रेस 2 और BSP 2 सीटें ही जीत पाई थी। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.